आज के क्लास में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और ये जो भी इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे वो नोट वाइज करेंगे, जैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। तो चलिए पहला नोट देखते हैं और क्या है इस नोट में देखते हैं। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। फर्स्ट नोट में क्या बताता है कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करता है? तो बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे एक बॉडी ए से स्टार्ट किया चलना, तो ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। बी पे गया, अब फाइनली टर्न करके सी पे गया, तो सी पे फाइनली पहुंच रहा है, तो फाइनल पोजीशन हो गया सी बॉडी का। यानी कि ए इनिशियल पोजीशन, सी क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि डिस्टेंस निकालो, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। आपने क्या किया कि जिस पाथ से होकर गया है उसी पाथ का आपने लेंथ निकाला, और वही लेंथ आपको क्या दे रहा है? डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ रहा है कि बॉडी किस पाथ से गया है, और जिस पाथ से गया है उसी का आपने लेंथ निकाला। यानी कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालने के लिए हम उसी पाथ का लेंथ निकाल रहे हैं जिस पाथ से गया है। यानी कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आया? सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि इस केस में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल पोजीशन ये हो गया, फाइनल पोजीशन ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस जो बना है डॉटेड लाइन से, यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो जस्ट सोचिए ना कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें किस पे डिपेंड करना पड़ रहा है? इनिशियल और फाइनल पे। हमें ये डिपेंड नहीं करना पड़ा, या ये डिस्प्लेसमेंट ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस पाथ से गया है। उसको सिर्फ मतलब था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से। उसको ये मतलब नहीं था कि वो किस तरह से गया है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाथ से लेना देना उसको नहीं है, सिर्फ उसको लेना देना है तो किस पे? इनिशियल पोजीशन, यानी कहां से स्टार्ट कर रहा है और कहां तक पहुंच रहा है, उससे मतलब है डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर? यानी कि पहला नोट में हम 3 चीजें सीखे। पहला, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरा हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बॉडी का। क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए नोट नंबर 2, इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट बिटवीन बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स। कहता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। इसको अच्छे से समझते हैं। कहा है कि 2 फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2 फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसको हमने फिक्स कर दिया, एक पॉइंट बी है, हमने इसको भी फिक्स कर दिया। अब ये पॉइंट और एक पॉइंट दोनों फिक्स पॉइंट है। अब देखिए ए से बी तक जाने के लिए मान लीजिए एक पाथ ये हो गया, पाथ नंबर 1, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए पाथ 1 हो गया, यानी कि इस रास्ते से कोई गया। फिर ए से बी तक जाने के लिए ये पाथ 2 हो गया, यानी कि ए से बी तक कोई इस पाथ से जा रहा है, कोई इस पाथ से जा रहा है। फिर मान लीजिए ए से बी तक इस रास्ते से गया, कोई मान लीजिए ए से बी इस रास्ते से गया, कोई मान लीजिए ए से बी इस रास्ते से गया। तो सोचिए ए से और बी के बीच में ऐसा बहुत सारा पाथ होगा, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक्चुअली अनडिफाइंड के लिए मैं बोल रहा हूं, बहुत सारा हो सकता है ना। देखिए ना,
एक बंदा यहाँ से यहाँ तक गया, फिर एक यहाँ से यहाँ गया, फिर ऐसे गया, इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया, यानी कि ए और बी के बीच में बहुत सारा पाथ है। जब बहुत सारा पाथ है, इनफाइनाइट पाथ है, तो डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करता है ना। जितना पाथ उतना डिस्टेंस, जितना पाथ उतना डिस्टेंस। सोचिए ना कि इस पाथ का डिस्टेंस, इस पाथ का डिस्टेंस, इस पाथ का डिस्टेंस, इस पाथ का डिस्टेंस, इस पाथ, सब पाथ का डिस्टेंस अलग अलग। तो जब डिफरेंट पाथ है तो डिफरेंट डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर होगा? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए ये पटना हो गया यहां पे, और ये हो गया आपका दिल्ली। अब पटना से कोई ये वाला रास्ते से गया है, अब इस रास्ते का डिस्टेंस मान लीजिए पाथ 1 है, तो डिस्टेंस 1। अब पटना से कोई इस रास्ते से गया, तो इस रास्ते का पाथ नंबर 2, तो डिस्टेंस नंबर 2। अब यहां से कोई ऐसे गया, तो ये हो गया पाथ नंबर 3, तो डिस्टेंस कितना हो गया 3। यानी कि देख रहे हैं जितना पाथ उतना डिस्टेंस। अब इस रास्ते से कोई जाएगा, तो फॉर एग्जांपल इस रास्ते से गया तो मान लीजिए 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ा था। अब इस रास्ते से जाएगा तो मान लीजिए 1400 किलोमीटर गया होगा। अब इस रास्ते से जाएगा तो 2000 किलोमीटर शायद हो सकता है। तो जस्ट सोचिए ना कि जितना पाथ उतना डिस्टेंस। क्लियर? यानी कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पाथ पॉसिबल है, और बहुत सारा पाथ होगा तो डिस्टेंस भी बहुत होगा, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? गुड। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे कि ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। कहता है कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा, यानी कि सिंगल वैल्यू। दो फिक्स पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा सिंगल होगा। इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों फिक्स कर दिए। मान लीजिए ए से कोई बॉडी स्टार्ट करता है मूव करना और बी पे पहुंचता है, यानी कि ए से स्टार्ट करता है और इस पाथ से ट्रैवल करते हुए पॉइंट बी पे पहुंचता है। तो ए से स्टार्ट किया इनिशियल, बी पे पहुंचा फाइनल। ए से स्टार्ट किया इनिशियल, बी पे पहुंचा फाइनल। किस रास्ते से गया? इस रास्ते से। अब इस केस में मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट। क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 2 किलोमीटर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है? 2 किलोमीटर। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना दे रहा है? 2 किलोमीटर। कब? जब इस पाथ से गया। कोई मान लीजिए इसी पॉइंट से इस पाथ से गया और बी पॉइंट पे गया, यानी कि इस पाथ से गया और बी पे पहुंचा, यानी कि इनिशियल अभी भी ए है और फाइनल अभी भी बी है। अब इस पाथ के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो अभी भी यही होगा, यानी कि ए बी, यानी कि यही डॉटेड लाइन होगा, यानी कि अभी भी कितना होगा? 2 किलोमीटर होगा। कोई मान लीजिए ए से स्टार्ट कर रहा है, इस रास्ते से, एंड देन बी पे पहुंचा, यानी कि कोई बंदा ए से स्टार्ट करता है इस रास्ते से एंड देन बी पे पहुंचता है। अब अगर इस केस में मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए इस पाथ के लिए, तो इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये अभी भी कितना देगा? यानी कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में कितना भी रास्ता आप घूम लीजिए, बहुत सारे रास्ते से ट्रैवल करके आ जाइए, डिस्प्लेसमेंट एक ही वैल्यू देगा। देखिए ना, 3 केस में, इस केस में भी 2 किलोमीटर, इस केस में भी 2 किलोमीटर, इस केस में भी 2 किलोमीटर, मगर वैल्यू एक ही है, चेंज नहीं कर रहा है। बट यहां पे देखिए डिस्टेंस अलग अलग होगा।
इस पाथ के लिए डिस्टेंस अलग होगा, इस पाथ के लिए अलग डिस्टेंस होगा, इस पाथ के लिए अलग होगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। इसीलिए आप कितना भी दो फिक्स पॉइंट पे, मान ली दो फिक्स पॉइंट है, आप कितनों भी रास्ता पे आप ट्रैवल करके पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट एक ही देगा, बट डिस्टेंस अलग अलग होगा। देख लीजिए ए और बी फिक्स पॉइंट है, इस रास्ते से गया डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, ए से इस रास्ते से गया बी पे डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, इस रास्ते से गया बी तक अभी भी डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। क्लियर हो गया अच्छे से? यानी कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में सिंगल वैल्यू देगा। क्लियर? नोट नंबर 4 में क्या है देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस का इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, बट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, बट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी ए से चलता है एंड 4 मीटर ट्रैवल करता है एंड देन बी पे पहुंचा एंड देन टर्न करके सी तक जाता है एंड देन 3 मीटर ट्रैवल करता है। अब इस केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 4 प्लस 3, यानी कि कितना हो गया 7 मीटर। यानी कि ए से स्टार्ट किया फाइनली सी पे पहुंचा, तो डिस्टेंस हमने निकाला तो कितना है 4 प्लस 3 यानी कि 7 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं यहां पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा देगा, AC। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC AB कितना दिया है 4 का स्क्वायर, BC कितना दिया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 AC। ये हटेगा, रूट चला जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर, यानी कि कितना है। अब इस केस में बताइए डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस आया था 7 मीटर। इस केस में डिस्टेंस जो है 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। अब बताइए कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा। तो इस केस में हम देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, डिस्टेंस 7 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, यानी कि 5 लेस देन 7। यानी कि यहाँ पे इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन डिस्टेंस। यानी कि इस केस में हम लोग क्या देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस का छोटा है, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू 7 था और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 5 था। क्लियर होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां से चलता है और बी तक पहुंचता है। एक बॉडी ए से स्टार्ट करता है, फाइनली बी तक पहुंचता है। मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, ए से चला बी पे पहुंचा, कितना चला 10 किलोमीटर। डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस कितना, ए से बी 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो सिंपल यहां से स्टार्ट किया इनिशियल, यहां पे पहुंचा फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यही वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस केस में
देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर आ रहा है किसका, डिस्टेंस का। देखिए ना दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। और भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई ऐसा एक एग्जांपल नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस का। कभी नहीं हो सकता, नेवर फॉरएवर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, पर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? इसीलिए एक कंडीशन दे दिया गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन का। क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है, वैल्यू भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ वैल्यू, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गुड। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये सिंबल क्या बता रहा है, लेस देन डिस्टेंस। ये क्या बता रहा है, इक्वल, यानी कि लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये पूरा का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? गुड। अब इसी के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ लेस देन डिस्टेंस होता है। अब मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं यहां पे नीचे ले आता हूं, देखो कुछ ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैथ की तरह नीचे ले आता हूं डिस्टेंस को। ये वाला जो है इसको मैंने कुछ नहीं किया है, ये एज इट इज ऐसे ही है। अब यहां से आ गया, यहां पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो जो होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर ये नहीं समझ में आया आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं इसको अच्छे से। जैसे ऑलवेज दिमाग में रखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। क्लियर? अगर मैं डिस्टेंस को इसको उठाकर यहां पर रख देता हूं नीचे से, कुछ ऐसे देखिएगा आप, इसको मैं उठाकर नीचे ले आता हूं, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, ये जहां पे है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, बट यहां से मैंने उठाकर नीचे लाया, यहां पे क्या बच गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1। आप इसको याद रखिए। अगर किसी को फिर से नहीं समझ में आए कि यहाँ पे 1 कैसे हुआ तो मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू क्या है, 1। क्लियर? अब मान लीजिए y को मैं नीचे लाता हूं इस तरह से, यहाँ पे क्या बचाएगा, 1। क्लियर? अगर मान लीजिए ऐसे है x लेस देन y, मैं अगर इसको उठा के नीचे लाता हूं यहाँ पे क्या बचाएगा, 1। क्लियर? तो सर अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि 1 कैसे आ रहा है। देखिए और अच्छे से जानते हैं कि 1 छुपा होता है, 1 छुपा होता है, तो देखिए हमने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ना नीचे ले आइए, तो समझ में आएगा। क्लियर हुआ? यानी कि ये डिस्टेंस को जब मैंने उठा के नीचे लाया, यहाँ पे क्या बच गया, 1। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। क्लियर हो गया? सब याद रखेंगे हम लोग। क्लियर? गुड। अब नोट नंबर जो 5 है, इफ द मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें बताया है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कब बराबर होगा, तो बोला है कि जब एक ऑब्जेक्ट
स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगा, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। जैसे दिखाता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट करता है ट्रैवल करना एंड देन बी पे पहुंचा। ए से स्टार्ट करता है और बी तक पहुंचता है, बट देखिए स्ट्रेट पाथ, हम सीधा पाथ में ट्रैवल कर रहा है, न इधर गया न इधर गया, एकदम सीधा गया है, यानी कि एकदम सीधा जा रहा है, न इधर मुड़ा है और न इधर, यानी एकदम सीधा, मतलब सीधा, कहीं रास्ते में डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। यहां से चलना शुरू करता है, एकदम सीधा गया है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। चलिए दिखाते हैं। ए से स्टार्ट किया इनिशियल, बी तक पहुंचा फाइनल, तो डिस्टेंस अगर मैं निकालू यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये बी, इसका लेंथ। अगर डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूंगा यहां पे, इस जगह पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट ए फाइनल पॉइंट ए, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है, यानी कि इस केस में क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा, तो आप बताएंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए, तब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। क्लियर हो गया? और याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, पर बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर? नोट नंबर 6 में देखते हैं क्या कर रहा है कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट जीरो एंड नेगेटिव वैल्यू, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहता है कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बॉडी थोड़ा भी मूव किया है तो डिस्टेंस कैसे होगा, जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर थोड़ा भी मूव किया है तो कुछ न कुछ तो पाथ कवर कर चुका है। अगर थोड़ा भी पाथ कवर किया है तो डिस्टेंस कुछ न कुछ तो हो गया, यानी कि मूविंग बॉडी का कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। रिमेंबर ऑलवेज कि मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है कि -1500 किलोमीटर डिस्टेंस है, -1400 किलोमीटर डिस्टेंस है? आपने कभी सुना कि डिस्टेंस इक्वल टू, कहीं पे देखा या कभी सुना कि -500 किलोमीटर? कभी नहीं, कभी नहीं, माइनस हो ही नहीं सकता डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो नेगेटिव हो सकता था, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन नेगेटिव बताता है। बट डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू होता ही नहीं डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहां से, यानी कि मोतिहारी से पटना गए हैं, तो मोतिहारी से आप पटना गए हैं तो आपसे बोलेंगे कितना है, तो 152 किलोमीटर। आपने माइनस नहीं बोला है, -152 किलोमीटर बोले हैं, नहीं माइनस बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्केलर है, और स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, यस, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव वैल्यू देगा।
तो चलिए जीरो को मैं समझता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए से स्टार्ट करता है एंड देन बी पे जाता है एंड देन रिटर्न होकर फिर से वापस ए पे पहुंचता है। ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, फिर वापस ए पे आया, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है और वापस जब आया ए पे तो फाइनल पॉइंट यही हो गया। यानी कि ए से स्टार्ट किया तो इनिशियल एंड वापस घूम के ए पे ही आया तो फाइनल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो बताइए इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ है यहाँ पे डिस्टेंस? नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। एक और एग्जांपल कि एक सर्कुलर पाथ में अगर यहां से ये पोजीशन से चला और वापस फिर से ये पे ही आ गया तो इनिशियल और फाइनल एक ही जगह पे हो गया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो, यानी कि जहां से चला वापस घूम के वहीं पे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं। क्लियर? मैं अगले क्लास में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे होगा। आधा घंटा लगेगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट समझने में, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल भी देंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि हमारा अगला जो क्लास होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का ही होगा सिर्फ। क्लियर? थैंक यू।